हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। और इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहला कंसेप्ट किरचॉफ्स लॉज। तो पिछले चैप्टर में आपने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का केस स्टडी किया, जिसमें हम ओम्स लॉ का यूज़ करके जो है करंट की मेजरमेंट हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हों तो वहाँ पर जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो कौन से लॉज का यूज़ करके हम करते हैं भाई, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स ने जो है वो 2 लॉज दिए, जिसमें फर्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको हम क्या कहते हैं भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction in a closed circuit is 0। मैथमेटिकली इसको समेशन फॉर्म में हम समेशन ऑफ आई इट विल बी इक्वल टू 0 इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जंक्शन का आपको पता है, या इसको किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी बोला जाता है भाई, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या रूल। तो इसके किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के 3 नाम हो गए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज 0। जंक्शन का कंसेप्ट आप जानते हैं, रेलवे स्टेशन में कहीं पर अगर उस स्टेशन के नाम के साथ अगर जंक्शन लगा है तो इसका मतलब वहाँ पर कई ट्रैक जो हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे रेवाड़ी जंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से आप किस साइड चले जाओ, हिसार जंक्शन है, क्योंकि जंक्शन पर कई रेलवे ट्रैक वहाँ पर जो है कंबाइंड होते हैं, और इस तरह से कई रास्तों से ट्रेन वहाँ पर आती हैं और कई रास्तों पर वहाँ पर जाती हैं। तो ऐसे ही करंट का सिस्टम है। मान लीजिए किसी गिवन पॉइंट पर ये नंबर ऑफ करंट्स जो हैं, कुछ करंट इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कुछ करंट इससे अवे जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी करंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखेंगे, जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन सब को विद पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और जितने भी करंट जंक्शन से अवे जा रहे हैं उन सब को विद नेगेटिव साइन लिया जाएगा। मान लीजिए करंट I1, I2, I3, I4, I5 और I6। अब इनके साइन कन्वेंशन की अगर बात करते हैं तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं। I1, I2, I3 तो विद पॉजिटिव साइन होंगे, और वही I4, I5 और I6 विद नेगेटिव साइन होंगे। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 और माइनस
I sits it will be equal to 0। या इन नेगेटिव साइन वाले करंट्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो उसके बेस पर लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इट विल बी I4 प्लस I5 प्लस I6। मीन्स जितने करंट जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल है, जितने करंट्स उस जंक्शन से अवे जा रहे हैं। तो ये था भाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं भाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ या इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या इसका तीसरा नाम क्या है, किरचॉफ्स तीसरा हम लेंगे लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ। तो जैसे पिछले केस में हमने अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स वो समेशन ऑफ आई जैसे 0 दिखाया था, यहाँ पर हम किस चीज़ का कंसेप्ट लेकर चलेंगे, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज का कंसेप्ट लिया जाएगा भाई यहाँ पर। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in closed circuit is 0। क्या बताएं, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in closed circuit is 0। means summation of delta V it will be equal to 0। अच्छा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो एक बात बतानी यहाँ पर रह गई थी कि ये इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और भाई जो सेकेंड लॉ है इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो करता है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पर सम ऑफ ऑल करंट्स आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है भाई, 0 आ रही है। 0 आ रही, तो जब आई 0 आ रहा है तो आई आपने कंसेप्ट पढ़ा है डी क्यू बाई डी टी। तो जब आई 0 तो डी क्यू बाई डी टी 0, और जब डी क्यू बाई डी टी 0 इसका मतलब क्या है, क्या वो कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है 0, और जब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो ओबे कर जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह से भाई यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है कि एनर्जी की वैल्यू वहाँ पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए।
तो इसके बेस पर अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब जिसमें तो आपने किस तरह से करंट को यहाँ पर हम लिंक में लेकर चलते हैं, उनका टोटल सम हमने 0 दिखाया था। यहाँ पर वोल्टेज के डिफरेंस का जो सम है वो 0 के इक्वल कैसे दिखाएंगे लूप रूल के लिए। इसके लिए देखिए भाई, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लेकर चलते हैं। अभी चर्चा की कि भाई कुछ सेल्स वहाँ पर हम लेकर चलेंगे, कुछ रजिस्टर्स हम वहाँ पर लेकर चलेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लेकर चल रहे हैं और ये सेल ले ली और वही एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया, एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया, एक सेल हमने यहाँ ले ली, ठीक है, और वही एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया। ये सेल की ईएमएफ मान लीजिए E1 ले ली, इस सेल की ईएमएफ मान लीजिए E2 ले ली। यहाँ से E1 से करंट जो फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए I1 ले लिया, E2 से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए I2 ले लिया। रजिस्टर ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया और ये R3 ले लिया। तो देखिए भाई यहाँ पर इसमें हम पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जो लेकर चल रहे हैं तो उसमें ओम्स लॉ का यूज़ किया जाएगा। V = IR कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो जहाँ पर सेल आ रही हैं वहाँ पर तो उनका पोटेंशियल उनकी EMF से शो करते हुए चलेंगे, और जहाँ पर रजिस्टर आ रहे हैं वहाँ पर उनकी मल्टीप्लिकेशन करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो वो भी V = IR कंसेप्ट बन जाएगा हमारे पास। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, P Q R S T, और एक ये पॉइंट मान लीजिए M ले लिया, ये पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से देखिए क्लोज्ड लूप में जब हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो किसी एक पॉइंट से चल पड़िए आप, और आपने ध्यान क्या रखना है कि भाई जो लूप की डायरेक्शन है, अगर वही डायरेक्शन करंट की आ रही हो तो जो I और R की प्रोडक्ट हम लेकर चलेंगे वो विद पॉजिटिव साइन ली जाएगी, और अगर वहाँ पर लूप की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर जो I R की प्रोडक्ट ली जाएगी वो विद नेगेटिव साइन ली जाएगी। कैसे, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए P से स्टार्ट करते हुए M के थ्रू S T, और फिर वापस ये लूप कहाँ पर है, P पॉइंट की तरफ ही, ये क्लोज्ड लूप हो गई भाई। यहाँ से चले थे हम इस साइड से, P साइड से M, फिर S, फिर T, और फिर हम वापस कहाँ पर आ गए, P पर आ गए। तो ये क्लोज्ड लूप हो गई। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे भाई, करंट की डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ से चले पॉजिटिव, और ये इधर हमारे पास करंट क्या आ जाएगा भाई, I1 आ जाएगा। ये देखिए इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, ये जंक्शन है, जंक्शन पर दोनों इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या आएगा, I1 + I2। यहाँ पर जाने के बाद ये करंट I1 तो इधर चला गया, और भाई ये करंट I2 जो है वो हमारा इधर चला गया। ये कौन सा करंट आ गया, I2, यहाँ पर I1। तो इसमें देखिए एक तो हम ये क्लोज्ड लूप लेकर चल रहे हैं, इसके बेस पर किस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए अब I1, अब इस सर्किट में देखिए P से M तक कोई रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनेगी हमारी। यहाँ पर देखिए अब लूप की भी डायरेक्शन यही है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन में यही है, तो ये विद पॉजिटिव साइन आएंगे, I1 + I2 × R3, V = IR कंसेप्ट।
और भाई यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर इधर चले तो यहाँ पर ये रसिस्टर R1 आ रहा है। अब इसमें देखिए लूप की भी यही डायरेक्शन और करंट की भी यही डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन I1 R1। पीछे से करंट क्या आ रहा था I1 और ये R1। अब यहाँ पर इस सेल का टर्मिनल देखिए, अगर यहाँ पर पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो विद नेगेटिव साइन लेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो विद पॉजिटिव साइन लेंगे। तो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है इसलिए माइनस ऑफ E1 इट विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया पोटेंशियल की वैल्यू, नेट पोटेंशियल की वैल्यू। हमारे पास सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल यहाँ पर वो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी लेकर चलेंगे भाई, आउटर बाउंड्री से देखिए। आउटर बाउंड्री से अगर आप देखेंगे इसी पॉइंट से चलेंगे तो देखिए इस पार्ट से होते यहाँ पर कोई रेसिस्टर नहीं आया, यहाँ पर ये सेल आई, इसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है पॉजिटिव, तो E2 यहाँ पर, और ये अब लूप की डायरेक्शन तो इधर है, करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो माइनस ऑफ I2 R2। और आगे बढ़ जाइए फिर वही I1 R1, तो लूप की डायरेक्शन ये जा रही है, करंट इसमें ये भी डायरेक्शन रहेगी सेम डायरेक्शन, और लूप की भी वही डायरेक्शन है, तो ये विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा प्लस I1 R1। और EMF की अगर हम टर्मिनल की बात करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस ऑफ E1 इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई भाई। इसमें कौन से रूल को अप्लाई किया हमने, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको जो सेल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं उनकी EMF की वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। तो इन इक्वेशंस की मदद से आप किस चीज़ का रिजल्ट निकाल सकते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मींस I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको R1 R3 E1 की वैल्यू दे दी जाए और यहाँ पर आपको E2 R2 R1 और E1 की वैल्यू आपको दे दी जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम किस चीज़ का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, I1 और I2 के रिज़ल्ट यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो इसके बाद अगला कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई मान लीजिए 4 रसिस्टर हम लेकर चल रहे हैं और वो इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं। ये 4 रसिस्टर आपको कनेक्ट करवा रखे हैं। बीच की ब्रांच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करवा रखा है और यहाँ पर एक टैपिंग की हमने इंट्रोड्यूस करवा रखी है। इसी तरह से इस साइड में ये इलेक्ट्रिकल सर्किट किससे कनेक्टेड है भाई, सेल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव,
और यहाँ पर भी एक की लगी हुई है। तो इसमें देखिए ये जो 4 रसिस्टर आ रहे हैं, इन 4 रसिस्टर्स को मान लीजिए हमने P, Q, R और S से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से इस सेल से जो करंट फ्लो कर रहा था वो मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। ये I जब यहाँ पर पहुँचा तो देखिए इसका कुछ पार्ट तो इस ब्रांच के अक्रॉस फ्लो कर गया और इसका कुछ बचा हुआ पार्ट इसके अक्रॉस फ्लो कर गया। तो मान लीजिए इस ब्रांच के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर गया, I1। तो टोटल करंट I आया था, इसमें से I1 इसके अक्रॉस फ्लो कर गया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, I माइनस I1। यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए इसमें से कुछ करंट जो है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो कर गया। तो पीछे से कितना करंट आ रहा था, I1, इसमें से IG इधर चला गया। तो यहाँ पर आगे जो करंट फ्लो होगा वो वैल्यू कितनी बच जाएगी, I1 माइनस IG। इसी तरह से अगर इस जंक्शन की बात करते हैं तो देखिए इधर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है। ये दोनों इधर इस पॉइंट पर आकर कंबाइन हो गए तो आगे जो करंट बढ़ेगा वो इन दोनों की टोटल वैल्यू ही तो बढ़ेगी, मीन्स I माइनस I1 प्लस IG। और यहाँ पर जाने के बाद अब इधर से ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट आ रहा है, तो दोनों ऐड होंगे। तो देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना करंट बाहर निकलेगा, वही करंट I निकलेगा जो इनिशियल केस में हम लेकर चले थे। ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप इस की को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ से ये टैपिंग की यहाँ पर क्लोज कर दी जाएगी। तो अब देखिए भाई इसमें हमने अभी तक जो किरचॉफ्स रूल पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बेस पर फिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर 4 रेसिस्टर्स को हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर और गैल्वेनोमीटर को अटैच करवा रखा है इन चारों के इंटरमीडिएट ब्रांच में। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये गैल्वेनोमीटर क्या देता है, नल डिफ्लेक्शन, मीन्स कोई डिफ्लेक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होती। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। और उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम वहाँ पर बना, उस केस में क्या होगा कि P/Q इट विल बी इक्वल टू R/S। तो किस तरह से इस इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। भाई यहाँ से इस पॉइंट से चले हम, तो देखिए इस साइड में करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर रेसिस्टर कितना है भाई, P है। तो वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू IR कंसेप्ट। तो I1P इधर चलें, फिर इधर आएंगे तो ये भी करंट की भी वही डायरेक्शन और इस लूप की भी वही डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन आ गई लूप की और करंट की। तो वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर I1P इधर से ये आ जाएगा भाई प्लस IG इंटू G, इसका रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना लेकर चल रहे हैं हम, G। और इधर से इधर जाएंगे जब देखो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं तो ये विद नेगेटिव साइन आ जाएगी, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू क्या आ जाएगा R, इट विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई भाई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से चलेंगे तो देखिए I1 माइनस IG इंटू क्या आ जाएगा भाई Q। इधर जाएंगे तो देखिए लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट हो गई। तो माइनस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG और साथ में क्या होगा S। और इधर जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन फिर अपोजिट हो गई, तो माइनस IG इंटू G इट विल बी इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब
जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कब होगा, जब हम गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन का केस आएगा, मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इज़ ज़ीरो। तो उस कंडीशन में आई जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आई जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इन दोनों इक्वेशंस में आई जी की जगह पर ज़ीरो रख दो, तो एक तो ये टर्म यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, एक यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, एक यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा और एक यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो इन सब में ज़ीरो रखने पर क्या बचा भाई, I1P माइनस I1R इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। या इस टर्म को दूसरी साइड में ले जाएँ तो विद पॉजिटिव साइन आ जाएगी। इधर देखिए भाई I1 इंटू Q, क्योंकि आई जी तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर फिर आई जी ज़ीरो, तो माइनस, या अगर दूसरी साइड में ले जाएँ तो विद पॉजिटिव साइन हो जाएगा I माइनस I1, आई जी तो ज़ीरो हो चुका, इंटू एस, और ये आई जी ज़ीरो हो गया तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए भाई, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल। बताइए रिक्वायर्ड रिजल्ट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आ गया, नहीं आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर चार रसिस्टर P Q R S इस तरह से अरेंज कर रखें कि वो एक ब्रिज को फॉर्म करते हैं और एक सेल को हम लेकर चल रहे हैं जिसकी कुछ न कुछ EMF की वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी, और एक टैपिंग की यहाँ पर ले ली, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर ले लिया, तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंडीशन में, वो बोली जाएगी बैलेंसिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन में कहेंगे कि ब्रिज जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो उस जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ टू रेसिस्टर्स P अपॉन Q इट विल बी इक्वल टू R अपॉन S। तो वो कैसे प्रूव करना है, वो सारा कंसेप्ट बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। उसके बाद भी अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, कौन सा, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज या इसका दूसरा नाम क्या है भाई, मीटर ब्रिज। तो ये एक तरह से सॉरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिस चीज़ की, जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम अभी अभी कंसेप्ट पढ़ कर आए हैं। चार रेसिस्टर्स की कहानी, अभी हम कैसे उस चीज़ को यहाँ पर रिलेट करेंगे वो कंसेप्ट अभी आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या लेकर चलते हैं भाई, एक वायर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं जो कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, और यहाँ पर इसके दो टर्मिनल हो गए, और यहाँ से फिर क्या होती हैं, ये स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, और इसके फिर टर्मिनल्स हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, एक इधर एक इधर। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें कुछ रेसिस्टेंसेस की कीज़ वहाँ पर उसमें इंसर्ट की हुई होती हैं। वहाँ से जैसे ही हम की बाहर निकालते हैं, जिस भी वैल्यू की बाहर निकालते हैं उतना रेसिस्टेंस वो वहाँ पर बताएगा। इसके बाद भाई एक टर्मिनल यहाँ पर बीच में होता है, ठीक है, और भाई एक इधर ऐसी ही जो है एक टर्मिनल यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को अटैच करता हुआ एक अननोन रेसिस्टेंस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये नॉन रेसिस्टेंस है, ये अननोन रेसिस्टेंस लिया जाएगा। ये मान लीजिए हमने S से रिप्रेजेंट करवा दिया। अब इस वायर के साथ साथ में एक मीटर स्केल लगा होता है भाई।
यहाँ पर क्या लगा होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है। और क्योंकि ये वायर 1 मीटर लेंथ का होता है, इसीलिए इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। ये वायर टोटल 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का होता है, जो कि इस स्केल से आपको पता लग जाएगा। अब ये तो सारे अटैच करवा दिए। यहाँ पर अब अगर बात करते हैं तो इस टर्मिनल के साथ कनेक्शन होता है पॉजिटिव। यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करवाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर ये की हो जाएगी। इसका दूसरा टर्मिनल किसके साथ अटैच कर देंगे भाई, हम जो यहाँ पर दूसरा टर्मिनल है इसका वायर का यहाँ पर बना हुआ था। अब बस गया ये मिडल टर्मिनल। ये मिडल टर्मिनल के साथ अटैचमेंट किसकी होती है भाई, गैल्वेनोमीटर की। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर हमने अटैच कर दिया। एक टर्मिनल तो इस मिडल पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक जॉकी के साथ अटैच होगा। वो जॉकी को स्लाइड करवाया जाता है इस वायर के ऊपर, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोला गया है। और एक रीडिंग हमारे पास ऐसी आती है इस वायर पर स्लाइड करते वक्त, जब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और वही कंडीशन होती है किस चीज़ की, बैलेंसिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो प्रिंसिपल आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक जो लेंथ आई है, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ अगर L ले लेंगे तो बची हुई दूसरी लेंथ आप इजीली बता सकते हैं 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर इस पोर्शन में रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम R क्या लेकर चल रहे हों, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इस पोर्शन में मान लीजिए यहाँ पर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो अगर आप P लेकर चल रहे हों, तो यहाँ पर R को लिखा जा सकता है P/लेंथ। लेंथ कितनी है भाई, L। तो यहाँ से P की वैल्यू बताइए, LR आ जाएगी नहीं आ जाएगी। R हम क्या लेकर चले, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो R को रेसिस्टेंस हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया और पर यूनिट लेंथ हमने यहाँ पर कितनी ली है, L। तो उसके बेस पर P की वैल्यू LR आ गई। इसी तरह से जो दूसरी लेंथ बच गई उसके कोरस्पोंडिंग अगर हम रसिस्टर क्या लेकर चल रहे हों, Q लेकर चल रहे हों, तो यहाँ से देखिए R की वैल्यू का एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब Q/100 - L आ जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 100 - L इंटू R। अब यहाँ से देखिए भाई, जब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था तो यही तो था कि P/Q = R/S। तो P ये है, Q ये है, R रेसिस्टेंस, बॉक्स से जो रेसिस्टेंस हम लेकर चल रहे हैं, और S ये है। तो उसके बेस पर जब P/Q करेंगे तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू आई हुई है, Q की वैल्यू आई है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और P/Q की वैल्यू L/100 - L आ जाएगी, ये R/S। तो जिस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते थे, S का रिज़ल्ट अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। S का रिज़ल्ट
यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एस को इधर ले आए और ये 100 माइनस एल अपॉन एल और इनटू क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। तो अगर आपके पास एल की वैल्यू आप यहाँ से मेजर कर ही लेंगे, 100 माइनस एल की वैल्यू मेजर कर लेंगे और आर रेसिस्टेंस फ्रॉम रेसिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास नॉन होगी। तो ये तीनों चीज़ें पता चलने के बाद आप अननोन रेसिस्टेंस से एस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो वो ये कंसेप्ट था हमारे पास मीटर ब्रिज का, किस तरह से मीटर ब्रिज का यूज़ करके अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।